सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से हमसे कह रहे थे कि मैम प्लीज प्रोजेक्ट वर्क में हमारी मदद करिए। लगातार आप लोग के बहुत सारे मैसेज हमको मिल रहे थे और लगातार कमेंट के माध्यम से भी आप लोग पूछ रहे थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी चीजें आपको प्रोजेक्ट में बनानी है वो सब का पूरा डिटेल में हम यहाँ पर आज बताएंगे आपको, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। बस आप लोग पहले एक बार शुरू से देख लीजिए कि आप लोगों को क्या क्या बनाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इसको बना नहीं पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जितने टॉपिक आपके दिए गए हैं उनमें से कुछ टॉपिक को ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिला था वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए, विभिन्न शैक्षिक चुनौतियों एवं निराकरणों के उपायों की श्रेणी बनाना। आप देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसको। देखिए, शैक्षिक चुनौतियों का मतलब क्या है कि किस तरीके से शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए कि देश में जो शैक्षिक चुनौतियां यानी कि जो शिक्षा में कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो शैक्षिक चुनौतियां क्या है? देखिए, भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है। टॉप 200 विश्व रैंकिंग में बहुत ही कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है। यानी कि जो पूरे विश्व के 200 टॉप रैंकिंग के विश्वविद्यालय हैं उनमें भारत के बहुत ही कम संस्थानों को जगह मिली है। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हमारे देश में फैकल्टी की कमी है, हमारे देश में सुविधाओं की कमी है, सभी विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस नहीं है, प्रोफेसर नहीं है जितनी संख्या में होने चाहिए, या इस तरीके से कहीं ना कहीं जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ नहीं है। तो ये जो कमियां हैं इन्हीं को हमको या चुनौतियों के रूप में हमको इनको पेश करना है। अब दोस्तों, इसके अलावा देखिए एक कमी और है, वो क्या है? एक इसको हम कमियों को ही चुनौतियां कहते हैं, आप ये पहले समझ लीजिए। अब इसके बाद दूसरा है, वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब ये है कि कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, प्रोफेसर उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं या किस तरीके से प्रोफेसर उनको पढ़ा रहे हैं, ना तो दोनों लोगों का कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं हो पा रहा है। और यही यहाँ पर आप विदेशी विश्वविद्यालयों में देखिए, यही विदेशी विश्वविद्यालयों के जो विदेशी विश्वविद्यालय जो हैं ठीक इनके विपरीत हैं, जहां फैकल्टी के प्रदर्शन, यहाँ पर देखिए जो विदेशी विश्वविद्यालय है उनका जो प्रदर्शन है ठीक इसके विपरीत है, जहां पर फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो प्रोफेसर मेहनत करते हैं बच्चों पर, वो बच्चों के रिजल्ट में साफ साफ झलकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही दोस्तों कि इन चुनौतियों से हम पार कैसे पाए, यानी कि इन चुनौतियों को दूर करने का उपाय क्या है। तो इन चुनौतियों को दूर करने का सबसे पहला उपाय यही है कि समय समय पर फैकल्टी की जवाबदेही तय की जाए कि फैकल्टीज जो हैं, जो कॉलेजों में होती हैं, वो कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही हैं, किस तरीके से उनका मार्गदर्शन कर रही हैं, साथ ही साथ उनको किस तरीके से वो प्रयोगात्मक कार्य करा रही हैं, प्रैक्टिकल्स उनका ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा है उसमें हमको जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों को, जिससे वो कुछ नया सीख सके, कुछ नई चीजों का आविष्कार कर सके, इसके लिए छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, दोनों को ही योजना के माध्यम से बच्चों को, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में तो उसको पीएचडी स्कॉलरशिप इस तरीके से मिलनी चाहिए जिससे बच्चा और आगे जा करके देश का नाम रोशन करे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात ना करें हम, बल्कि चूंकि हम आगे चल करके प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, आप सभी को पता है, तो इसके लिए आपको देखना है कि प्राथमिक शिक्षा में क्या सुधार कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले सुविधाओं में सुधार करना। सुविधाओं का मतलब है कि स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना, स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करना, जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है उनको बराबर करना, और इस तरीके से स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था करना। इन सभी के बारे में आप लिख सकते हो इसमें, इनके उपायों में, ठीक है, किस तरीके से शिक्षा को हम और बेहतर बना सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसके बाद है मानवीय एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों, कविताओं, प्रेरक प्रसंगों का लेखन एवं संकलन। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं, आपको प्रेरक कहानी बताना है।
तो प्रेरक कहानी यहाँ पर मैंने 2 प्रेरक कहानियां ली हैं। तो 2 प्रेरक कहानियों में पहली प्रेरक कहानी क्या है उसको मैं आपको पढ़ करके सुना देती हूँ, और सेम आपको ऐसे ही एक कॉपी में इसको लिख लेना है अच्छे से, और ये आपको कॉलेज को अपने सेंड कर देना है। सबसे पहले देखिए कहानी का शीर्षक क्या है, शेर और 3 बैल। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज आपस में बांटते थे। यानी कि एक बार 3 बैल थे और वो तीनों पक्के दोस्त थे। पक्के दोस्त का मतलब जो भी काम करते थे साथ साथ करते थे, साथ ही घास चरने जाते थे और किसी से कोई राग द्वेष नहीं रखते थे। एक शेर काफी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक ये तीनों एकजुट हैं तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि शेर क्यों उन लोगों के पीछे पड़ा था, क्योंकि तीनों को साथ साथ देखता था, तो तीनों को साथ साथ वो मार करके खा नहीं सकता था, क्योंकि शेर क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो अब देखिए शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली। शेर ने सोचा, उसने दिमाग लगाया कि अगर इन तीनों को मैं अलग अलग कर दूं तो मैं इनको आसानी से मार के खा सकता हूं। तो उसने क्या किया, उसने बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुन सुनकर उन तीनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उसमें झगड़ा हो गया, उसमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया और वे अलग अलग रहने लगे। यानी कि एक दिन क्या हुआ, उन तीनों बैलों में आपस में झगड़ा हो गया, और फिर क्या हुआ, वो तीनों जैसे एक साथ रहते थे, अब तीनों क्या हुआ, अलग अलग रहने लगे। शेर के लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर था। उसने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को उसने मार डाला और खा गया। एकता में ही शक्ति होती है। तो यहाँ पर आपने देखा इस कहानी का शीर्षक, क्योंकि हमको नैतिक मूल्य भी निकालना है, क्योंकि स्कूल में आपको बच्चों को ऐसे ही तो पढ़ाते हो, पहले आप कहानी को बताते हो फिर उसका नैतिक मूल्य क्या है। अगर वो तीनों अगर अफवाहों पर ध्यान न दिए होते और एक दूसरे के साथ रहे होते तो एकता उनकी बनी रहती, और जब तीनों बैल एक साथ रहते तो शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दूसरों की बातों में आकर के एक दूसरे के बीच राग द्वेष उत्पन्न हो गया और इस तरीके से तीनों अलग अलग रहने लगे। और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर जानवरों की कहानियां सुनाई गई हैं, इंसानों में भी ऐसा होता है। आप सभी लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि गलतफहमियां लोगों के बीच में पैदा हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी कहानी देखेंगे। दूसरी कहानी क्या है, देखिए दूसरी कहानी है गधा और धोबी की। एक निर्धन धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। यानी कि जो धोबी था उसके पास जो गधा था वो बहुत ही कमजोर था। क्यों कमजोर था, क्योंकि उसको खाने पीने को सही से नहीं मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। क्या मिला, एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ आऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कहानी का चित्र। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि मरे हुए बाघ की खाल क्या करूंगा, मैं गधे को पहना दूंगा और इसको पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ आऊंगा। और पड़ोसी क्या समझेंगे, किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डर कर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। और इस तरीके से जो बहुत दुबला पतला था, कमजोर था, वो कमजोर नहीं रह जाएगा। अब देखिए धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। यानी कि सब लोग क्या समझने लगे कि ये तो बाघ है, तो बाघ से तो हर कोई डर करके भागने लगेगा। एक रात गधा खेत में चर रहा था, उसे किसी गधी की रेंकने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेंकने लगा। गधे क्या करते हैं, रेंकने की आवाज निकालते हैं ना। तो जब उसने गधी के रेंकने की आवाज उसको सुनाई दी तो वह भी अपने आवाज को रोक नहीं पाया और इतने जोश में आ गया कि वह भी रेंकने लगा। और जब वो रेंकने लगा तो गधे की आवाज को सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता चल गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। ये बताया गया है इस कहानी में। 2 कहानियां यहाँ पर मैंने आपको बताई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों ये पूरा जितना आप देख रहे हैं इस सब का PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7705 95 45 49। ये दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस पर ऐड हो सकते हैं और इसका PDF आपको वहां से मिल जाएगा। और दोस्तों एक बार फिर से मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ, 7705954549। अब दोस्तों
यहाँ पर देखिए आप, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यहाँ पर देखिए ये प्रेरक प्रसंग कहानियां हो गई। अब सामाजिक दूरी, लैंगिक असमानता, बचपन छीनता बाल श्रम, जन संचार माध्यमों का शिक्षा पर प्रभाव से किसी एक पर आपको पोस्टर या पेंटिंग बनानी है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर, इनमें से केवल एक टॉपिक पर। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो चुना है वो है लैंगिक असमानता। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक लड़का है तो उसको बुक पढ़ने को दी जा रही है और एक लड़की है तो उसको झाड़ू लगाने को दिया जा रहा है। ये क्या, ये लैंगिक असमानता का मतलब क्या होता है? लड़की और लड़के में भेदभाव करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक लड़की में और एक लड़के में भेदभाव किया जा रहा है। एक लड़का है तो उसको पढ़ने को कहा जा रहा है, लड़की है तो उसको झाड़ू पोछा घर का काम करने को कहा जा रहा है। ये पूरी तरीके से लैंगिक असमानता ही है। अब दूसरा आप देखोगे, आप देख सकते हो दूसरा किस तरीके से ये फुल टाइम डॉक्टर है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक औरत है तो फीमेल डॉक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी डॉक्टरी का ही पेशा नहीं रखना है, बल्कि उसको अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चे को भी देखना है, खाना भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है, सबका ख्याल भी रखना है, पूरे घर में सभी बच्चों को संभाल कर रखना है। यानी कि औरत है तो वो क्या है, वो कुक भी है, वो मदर भी है, वो हाउसवाइफ भी है और वो पार्ट टाइम लेडी डॉक्टर भी है। तो एक औरत और एक आदमी, आप देख सकते हो कि कितना अंतर है। तो इस तरीके से इस पर अगर आप पोस्टर बनाते हो तो बहुत ही प्रभावशाली पोस्टर आपका बनेगा। अब इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर आप, इसके बाद अब हम बात करेंगे बाल श्रम, बचपन छीनता बाल श्रम पर। ये आप बना सकते हो बाल श्रम पर, आप देख सकते हो मानव तस्करी विरोधी यूनिट है ये। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये बच्चा है, बच्चे से बाल मजदूरी यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो रहा है। छोटू कोई बाल मजदूर मिले तो हमें जरूर बताना। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तस्वीर बनेगी बाल मजदूरी की। दूसरी ये है कोई ईंट की ढुलाई कर रहा है, कोई बालू सीमेंट मोरंग की ढुलाई कर रहा है, तो इस तरीके से इसको भी आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छी तस्वीर बनेगी बाल मजदूरी पर। ये भी आप बना सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तस्वीर है ये भी। तो इस तरीके से आपको एक पोस्टर बनाना है, इसमें से आप कोई भी बना सकते हैं, चाहे आप लैंगिक असमानता पर बनाइए, चाहे आप बाल मजदूरी पर बनाइए, इस पर भी बना सकते हैं आप। और ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को होता है, तो इस पर भी आप बना सकते हैं पोस्टर। इस तरीके से कहाँ कहाँ बाल मजदूर कितने हैं, कृषि क्षेत्र में आप देखिए 70.9%, सेवा क्षेत्र में 17.2% और उद्योग जगत में 11.9% मजदूर है। यहाँ पर आप एक तरीके से एक जानकारी भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं, साथ ही साथ बाल मजदूरी का चित्र भी बना रहे हैं आप। इस तरीके से बाल मजदूरी, और यहाँ पर ऐसे भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप बाल मजदूरी चाहे चुन लो, चाहे लैंगिक असमानता चुन लो, ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे हैं। और इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और अब आप अपना जो प्रोजेक्ट कार्य है वो अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भाई बहनों को कहा गया है कॉलेज से कि वो बिल्कुल बनाना ही बनाना है आप लोग को प्रोजेक्ट कार्य, वो लोग बनाइए। और जिन लोगों को भी कॉलेज से कॉल नहीं आई है वो लोग कॉलेज में कॉल करके एक बार आप पूछिए अपने टीचर से कि क्या हमको प्रोजेक्ट कार्य को बनाना है, क्योंकि SCERT का निर्देश है और सभी डायट्स में इसका सब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से इसको सब अपने डायट्स पर सेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट कार्य जरूरी है। इसीलिए हम लोग भी 2 दिन से आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज बता दीजिए बता दीजिए, तो हम लोगों ने भी आप लोगों के लिए पूरा इतना मेहनत किया दोस्तों कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट कार्य है वो अच्छे से हो, ताकि आगे चल करके मान लीजिए अगर इसी के बेसिस पे आप लोगों को नंबर मिलता है आप लोगों के प्रैक्टिकल में, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट कार्य करना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। अब आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करना है, वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियो से लगातार ऐसे ही अवगत रहे। दोस्तों हम लोग आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।
वहां पर जा करके आप वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करनी है और ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है डीएलएड के भी। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाइए और लगातार आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे चल के हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो लगातार हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।